हॉर्मुज़ से ओमान की खाड़ी तक टकराव अब और भी अधिक खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान के जहाज को कब्जे में लेकर एक बड़ा मैसेज दिया, तो वहीं ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताते हुए सीधा जवाब देने की चेतावनी दे डाली है। क्या है ये स्पेशल रिपोर्ट, आप भी देखिए। का जहाज को पकड़ रखा है। इससे भड़के के ईरान ने ट्रंप की फोर्स को समुद्री डकैत कह दिया है, जबकि ईरान के जहाज को कब्जे में लेने के पीछे अमेरिका के अपने तर्क हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के तौस्का जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जहाज कथित तौर पर डुअल यूज सामान ले जा रहा था, यानी ऐसा सामान जो इंडस्ट्रियल के साथ साथ मिलिट्री इस्तेमाल में भी आ सकता है। वहीं ईरान के कमांडर ने दावा किया है कि वो अपने जहाज को दुश्मन से आजाद कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उन्हें जहाज पर मौजूद अपने नागरिकों की जान की परवाह है। जैसे ही उनकी सलामती की गारंटी मिलेगी तो उसका जहाज से अमेरिका को मार भगाने की धमकी दी गई है। های مسلح با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده‌ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد. अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज़ में उकसाया। तेल गलियारे में अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान उबल रहा है। ईरान ने ट्रंप से कासिम सुलेमानी और अली खामनेई की मौत का बदला लेने तक दुश्मनी निभाने की कस्में खाई हैं। ईरान के कानून प्रवर्तन कमान के चीफ अली शिराजी ने ऐलान किया है कि जब तक ईरान ट्रंप से कासिम सुलेमानी का बदला नहीं ले लेता, युद्ध खत्म नहीं होगा। अगर सीज फायर समझौता होता भी है तो ईरान अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं। ईरान के वॉर कमांडर्स मानते हैं कि समझौता होने नहीं होने से अमेरिका से दुश्मनी पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के ऑफर दे रहे हैं उसे ईरान कबूल नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरान को नए प्रपोजल में 20 साल तक एटम बम नहीं बनाने को कहा है। इसके बदले वो 20 साल तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने इस बार ईरान को $200 अरब फंड अनफ्रीज करने की डील दी है। समझौते के फौरन बाद $27 अरब वो देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ट्रंप ईरान को ऊर्जा जरूरत के लिए यूरेनियम रखने की इजाजत भी देने के लिए राजी है। तो फिर ईरान किस बात पर भड़का हुआ है? क्या ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट है? हॉर्मुज़ में परमानेंट टोल बूथ बनेगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। ट्रंप यूरेनियम का खात्मा अमेरिका में करेंगे या ईरान में, यह भी साफ नहीं। IRGC कमांडर का स्टैंड है कि युद्ध में वो जीते हैं, इसलिए अमेरिका को ऐसी डील ऑफर करनी होगी जिसमें सिर्फ ईरान मुनाफे में हो। रेवोल्यूशनरी कमांडर मोहम्मद रजा नकवी पहले ही बतला चुके हैं कि अब तक युद्ध में उसके लड़ाकों ने जो किया वो सिर्फ ट्रेलर है। सीजफायर खत्म होने के बाद अमेरिका को ऐसा झटका लगेगा जिसकी ट्रंप ने कल्पना नहीं की है। دست برتر با نیروهای ماست. ما دست بالا رو داریم. ما خیلی هدفها رو نزدیم، یعنی خیلی از چیزایی که کارهای مهمتری بوده گذاشتیم برای مراحل بعدی و اگه بخواد کار به این جای جنگ مجدد برسه دست برتر ما داریم. ما تولید نفت رو میتونیم متوقف کنیم 15 میلیون به بالا، 15 میلیون بشکه نفت در روز رو ساقط کنیم، یک سال اصلا تعطیل باشه. خب نخواستیم حالا خیلی مزاحمتایی به وجود بیاد توی दुनिया व इन्हों खुलखल साफ कर दी। ईरान के इरादों का कुछ हद तक अंदाजा ट्रंप को लग चुका है, इसीलिए अमेरिका ईरान के जहाजों को जहां भी देख रहा है उन्हें अपने कब्जे में ले रहा है। ओमान की खाड़ी के बाद अमेरिका ने हिंद प्रशांत समुद्री रूट पर ईरान के जहाज पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि ईरान ने कई बार युद्ध विराम समझौते को तोड़कर धोखा दिया है। इस बीच ईरान से मिली खबरें ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर रही हैं। ईरान ने सरप्राइज हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दूसरे राउंड में युद्ध के शुरुआती कुछ सेकंड्स में अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजराइल के अंदर घुसकर हमले का प्लान बनाया है। ईरान फोर्स ने दुश्मनों को इस बार नरक दिखाने की धमकी दी है। ईरान ने सीजफायर में मिली मोहलत में तैयारी की, नए हथियार बनाए, नई मिसाइलें बनाई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक्टिव कर रखे हैं। ईरान ने दावा किया है
कि अभी उसकी 70% मिसाइलें युद्ध में लॉन्च होने से बची हैं। इन मिसाइलों की मार इजराइल को झेलनी होगी। अमेरिका के सैन्य अड्डे इनका निशाना बनेंगे। मगर युद्ध का दूसरा दौर ईरान को भी बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया तो फिर एटम बम फटने से कोई रोक नहीं पाएगा। और देखिए, सीज फायर था, बातचीत भी थी, फिर भी डील क्यों नहीं हुई? इस्लामाबाद में शांति की कोशिशें आखिर क्यों फेल हो गई? एक तरफ ट्रंप का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का विरोध, नाकाबंदी और जहाज कब्जे में कैसे बिगड़ा पूरा खेल, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्यों फेल हुई ईरान अमेरिका की बातचीत? क्यों फिर शुरू हुई ईरान अमेरिका में हॉट टॉक? दुनिया के लिए घड़ी अनिश्चितता से भरी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इसलिए फेल हुई क्योंकि जमीन पर हो रही कार्रवाइयों ने कूटनीति को कमजोर कर दिया। चंद घंटों पहले अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ईरान के खिलाफ हॉर्मुज के आसपास नाकाबंदी जारी रखी, जिससे ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा यह युद्ध अपराध है। यही नहीं, 19 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास ईरानी कार्गो जहाज टोस्का को कब्जे में ले लिया, जिसे तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। इन दोनों घटनाओं ने भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के टूट गई और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस तनाव को ईरान की चेतावनी से समझ के ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने साफ कहा है, अगर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो जवाब पहले से तय ठिकानों पर पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान की फौज लंबे समय से पूरी तरह तैयार है और ट्रिगर पर है। बच्चों का कत्ल करने वाले ज़ायोनिस्ट शासन को पहले से भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। यही नहीं, सीज फायर के इस दौर में ईरान किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। सीज फायर के इस दौर में ईरान अपने इरादे और ताकत दोनों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर हजारों लोगों के बीच खुर्रम शहर 4 मिसाइल को सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया, जो ईरान की लंबी दूरी की मारक क्षमता का सिंबल मानी जाती है। इसके साथ ही फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च पोजीशन में लाकर ताकत का संदेश दिया गया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब सीज फायर की समय सीमा खत्म होने वाली थी। सड़कों पर ईरानी लड़ाकों की रैली और हथियारों का प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। और देखिए, इधर ईरान में सवाल ये उठ रहा है कि किसके फरमान पर IRGC चल रहा है। क्या वो नए कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी हैं, जो पर्दे के पीछे से अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत की रूपरेखा तय कर रहे हैं? वाहिदी क्यों इतने अहम हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वाहिदी ने कमांडर बनने के साथ ही मिलिट्री काउंसिल का गठन किया, जिसमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक सेक्रेटरी मोहम्मद बघेर जोलगद्र और सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रेजाई शामिल थे। गालिबाफ तेहरान के मेयर रह चुके हैं, IRGC की एयरफोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं और अब भी इस मिलिट्री जुंटा यानी कि सैन्य शासन का राजनीतिक चेहरा बन गए हैं। मोहसिन रेजाई और जोलगद्र पुराने जनरल हैं, यानी अभी ईरान पर जिसकी कमान देखी जा रही है उसमें कोई भी मॉडरेट या नरमपंथी नेता नहीं दिखाई दे रहा।
फिलहाल वाहिदी की अगुवाई में मिलिट्री काउंसिल ही इस जंग में फैसले ले रही है। ईरान के चुने हुए प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन के साथ वॉर में चल रहे इस मुल्क की पूरी सिविलियन सरकार को किनारे कर दिया गया। इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने इस्लाम खतीब की जगह हुसैन देगान को ईरान का नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर बनाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद वाहिदी ने बीच में ही आकर प्रेसिडेंट के इस फैसले को सीधा वीटो कर दिया और प्रेसिडेंट की लिस्ट खारिज कर दी। ये साफ दिख रहा है कि युद्ध चलता रहा तो ईरान की इकोनॉमी 3 हफ्तों से 1 महीने के भीतर पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और देखिए, सीज फायर बढ़ गया है, लेकिन क्या ये शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? अमेरिका ने ईरान को वक्त तो दे दिया, लेकिन दबाव अब भी बरकरार है। अगर ये बातचीत फेल हुई और एक बार फिर युद्ध भड़का तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, भारत तक इसकी आंच पहुंचेगी। तेल से लेकर ट्रेड, सुरक्षा से लेकर रणनीति तक सब कुछ दांव पर होगा। अगर जंग दोबारा भड़की तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? पश्चिम एशिया में युद्ध के घातक परिणाम। सीज फायर का बढ़ना पहली नजर में राहत की खबर लगती है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपे तनाव की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ब्रेक है। ईरान पर दबाव जारी है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को खुश नहीं करता तो ये सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में ये पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और इस आग का असर कई देशों को झुलसा सकता है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें पश्चिम एशिया के भूगोल को समझना होगा। पश्चिम एशिया एशिया महाद्वीप का वो अहम हिस्सा है जिसे आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है और जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। ये क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ की हर हलचल वैश्विक असर पैदा करती है। भौगोलिक रूप से ये इलाका भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की और यूएई जैसे बड़े देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और अगर यहाँ दोबारा युद्ध भड़कता है तो सबसे बड़ा झटका ऊर्जा सेक्टर को लगेगा और इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 30% हिस्सा देता है और यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल सीधे ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। भारत अपनी करीब 85% तेल जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिसमें से 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस क्षेत्र से आती है।
जैसे ही तनाव बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, जो तुरंत पेट्रोल और डीजल के दामों में दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने लगती है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो असर सिर्फ तेल और महंगाई तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी गहरा झटका लगेगा। पश्चिम एशिया से गुजरने वाले समुद्री रास्ते, खासकर हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में गिना जाता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में सामान दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। जैसे ही युद्ध का खतरा बढ़ता है, शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदलने लगती हैं या बीमा प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कई गुना बढ़ जाती है। भारत के लिए ये सीधा असर निर्यात और आयात दोनों पर डालता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और खाद्य तेल जैसे जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। अगर हालात और बिगड़े तो ये वैश्विक मंदी की आहट भी बन सकता है, जिसका असर हर घर तक महसूस होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी ये संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पहले भी ऐसे हालात में भारत को बड़े स्तर पर अपने नागरिकों को निकालना पड़ा है। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का खतरा भी रहता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और कमजोर कर सकता है। रणनीतिक तौर पर भी भारत एक मुश्किल संतुलन में फंस सकता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी महत्वपूर्ण कनेक्शन है, खासकर ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मामले में। ऐसे में युद्ध की स्थिति भारत को एक जटिल कूटनीतिक परीक्षा में डाल सकती है। यानी सीज फायर का बढ़ना फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन अगर यह अस्थायी शांति टूटती है तो इसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस होगा।